गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट टाइप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 59 देखेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय खिलाड़ी संजीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को हाल ही में वापस ले लिया गया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? भारतीय खिलाड़ी संजीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को हाल ही में वापस ले लिया गया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारोत्तोलन से। संजीता चानू भारतीय वेटलिफ्टर यानी कि भारोत्तोलन को डोपिंग के आरोप से मुक्त कर दिया गया है। वे कॉमनवेल्थ गेम्स की 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता हैं। ये मणिपुर की निवासी हैं संजीता चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। यहाँ पर मिलान करना है। क्वेश्चन से पढ़े इसका मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 3, 4, 1, 2। यारा का हो जाएगा मेलबर्न, सीन का हो जाएगा पेरिस, सुमिदा का हो जाएगा टोक्यो और पर्ल का हो जाएगा हांगकांग। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नागालैंड। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। 2011 की जनगणना में नागालैंड की दशकीय वृद्धि नकारात्मक रही है, 0.58%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्रशासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2001-2011 में दशकीय वृद्धि 17.7% रही। जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित नहीं है। ये जो कथन है वह गलत है। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी या ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि के दक्षिण में गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट तथा गल्फ ऑफ कॉर्पेंट्रिया मुख्य भूमि के उत्तर में स्थित है, ना कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। आज का 5वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर जनगणना 2011 के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर जनगणना 2011 के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी 1, 2, 3, 4। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय चेन्नई में अवस्थित है। यह भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए इसकी स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशक के रूप में
घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011-2020 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जैव विविधता। संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, कितनी है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 127, 127। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 127 है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के तहत देश के कृषि जलवायु क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान की शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। वर्ष 1979 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना की शुरुआत की गई थी, नवोन्मेषी परियोजना की। आज का 9वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 29। भारत के संविधान में के 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान में पंचायती राज भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 40 में राज्य पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। 6ठी अनुसूची इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की अनुमति प्रदान करती है। सिक्किम एवं नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। सिक्किम और नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची। आज का 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड। आज का 13वां क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा बी, यानी कि अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 324, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। किसमें किया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद 1973 में। आज का 16वां क्वेश्चन है, राज्य के राजभाषा संबंधित अनुच्छेद हैं। राज्य के
राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 345। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन युग्म प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन युग्म प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन सी तथा विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1, 2 और 4। यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यह रक्त यौगिक है, और चौथा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित स्पीशीज को उनके विकास के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित स्पीशीज को उनके विकास के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2, 1, 3 और 4। 2, 1, 3 और 4। पहले हो जाएगा मत्स्य, फिर हो जाएगा उभयचर, इसके बाद सरीसृप और फिर पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? सूर्य से निकलने वाला प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वर्षा बिंदुओं की एक बौछार से। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को वर्षा की बूंदों द्वारा अवयवी 7 रंगों में फैला दिया जाता है। इस प्रकार यह इंद्रधनुष के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, प्रकाश वोल्टीय होते हैं। प्रकाश वोल्टीय होते हैं, तो इसका आंसर जगह ए, यानी कि सौर सेल। सौर सेल या प्रकाश वोल्टीय सेल एक विद्युत उपकरण है जो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1921 का नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। यह संस्थान पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि गुण का निष्कर्षण किया जा सकता है या किया जाता है? मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि गुण का निष्कर्षण
किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी सिनकोना की छाल से। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृत बीजी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से तीनों के लिए, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। आज का 27वां क्वेश्चन है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैकेरोमाइसिस सेरेसिवी नामक खमीर प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा कूट में सही उत्तर चुनिए। पहला दिया हुआ है वाइटिकल्चर सब्जी खेती, वेजिकल्चर मछली पालन, पीसीकल्चर वृक्ष की खेती, ओलेरीकल्चर अंगूरी खेती। सही उत्तर इसका चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि विटीकल्चर हो जाएगा अंगूर की खेती, वेजिकल्चर वृक्ष की खेती, पीसीकल्चर मछली पालन और ओलेरीकल्चर हो जाएगा सब्जी की खेती। आज का 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि फास्फोरस 32। रेडियो फास्फोरस P32 का उपयोग ल्यूकेमिया जो कि एक प्रकार का रक्त कैंसर है उसका इलाज में उसका उपयोग किया जाता है फास्फोरस 32 का। वहीं पर है आयोडीन 131, तो इसका जो उपयोग होता है वह थायराइड ग्रंथि के इलाज में किया जाता है। सोडियम 24, तो इसका उपयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट 60, तो इसका उपयोग कैंसर युक्त ट्यूमर नियंत्रित करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि नाइट्रेट। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह नाइट्रेट हैं। वस्तुतः नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक हैं। वनस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वे इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि सामान्य स्थिति बेरोजगारी। इस क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि बलबन। बलबन ने ईश्वर का प्रतिबिंब अर्थात जिला इलाही की उपाधि धारण की थी। बलबन स्वयं को ईरान के अफरासियाब का वंशज बताता था। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पैबोस की परंपरा शुरू करवाई। सर्वप्रथम बलबन ने ही राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन कर
सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। बलबल ने ही तुर्क के चहलगानी अर्थात 40 सरदारों के गुट का दमन किया। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति का भी अवलंबन किया था। बलबन के द्वारा ईरानी त्यौहार नौरोज शुरू किया गया। आज का 33 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र इनमें से कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि पटना एवं भागलपुर। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र पटना और भागलपुर था। मध्यकालीन बिहार यह सूती, रेशम, वस्त्र, अनाज, सोरा, आभूषण तथा अन्य वस्तुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। पटना तथा भागलपुर प्रमुख व्यापारिक मंडी थी और गंगा नदी से नाव द्वारा व्यापार होता था। इस क्वेश्चन आज का, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्न में से किसकी होती है? आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्न में से किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि मेलामाइन। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन नामक प्लास्टिक की एक परत चढ़ी होती है। इस क्वेश्चन आज का, देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो, सन्यासी विद्रोह के समय का उद्घोषण किसका था? यह देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है, पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो, सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोषणा किसका था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सन्यासी गुरुओं का था। देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है, पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो, सन्यासी विद्रोह के समय का यह उद्घोषणा सन्यासी गुरुओं का था। शंकराचार्य के अनुयायी सन्यासी विद्रोह के अनुयायी थे। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 59 समाप्त होता है। अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों या वीडियो अच्छा लगा हो, एक क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप अच्छी तरह हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।